आप ये मत समझना कि ये आपका 4th ग्रेड का पेपर है। 53,000 समथिंग भर्ती है, 52-53,000। अब बात करते हैं इस पेपर की। अगर इस पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, भगवान ऐसा न करे, हो जाए आपका, लेकिन सबका तो होने से रहा। 20 लाख लोग जाएंगे कम से कम, पोस्ट तो 53,000 ही है। सरकार को तो इतने ही चाहिए, वो वही चाहिए जो उसे पढ़ने वाले हो, टाइम पर भागने वाले उसे नहीं चाहिए। सर आज कराओ कौन गए, आज वाली मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ देख लेना। आज सिर्फ पेपर की चर्चा करते हैं हम। पेपर में क्या आएगा देखो, हिंदी भी आएगी 20, टोटल कितने क्वेश्चन है 120, कई भी कौन बेरो। इंग्लिश भी आएगी 15, उसके बाद में पूरा जीके है, 20 ज्योग्राफी के होंगे, 20 हिस्ट्री कल्चर के होंगे, 10 पॉलिटिकल के होंगे, विज्ञान के भी 5 होंगे, और समसामयिकी के 10 होंगे, और कंप्यूटर के भी 5% होंगे, यानी और गणित के भी 15 होंगे। और सभी विषयों में कोई पारंगत नहीं हो सकता। ये बात सही है कि ऑलराउंडर इस दुनिया में कोई नहीं है, ना तुम हो, ना हम है, ना कोई और है। किसी का जीके मजबूत है, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की गणित अच्छी है, सब में कोई परफेक्ट नहीं है। पेपर की मेरिट क्या रहेगी कोई नहीं बता सकता, यह सिर्फ बताया जा सकता है पेपर देख के। अब पेपर तो आप देखोगे और उस समय आपको पेपर करना है, तो आपको डिसीजन उसी समय लेना है। जब आप पेपर को पढ़ रहे हो, सारा पेपर आप पढ़ रहे हो, सोल्व कर रहे हो, उत्तर कर रहे हो, डिसीजन आपको उसी समय लेना पड़ेगा कि यार ये पेपर इजी है, इसकी मेरिट ऊंची जाएगी, यार पेपर बड़ा खतरनाक है। क्यों? पढ़ने वाले को बच्चा पता है। अब जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसके लिए तो महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह भी डीप है, लेकिन जिसने पढ़ा है उसे पता है कि यार हल्दी घाटी युद्ध की तारीख पूछ रखी है तो बहुत ईजी है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो ईजी है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता, उसे लगेगा अल्लाह हल्दी घाटी यार 500 साल पहले की बात पूछी, इतनी थोड़ी याद रहे। अब पेपर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, आपको डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आप विशेष कैटेगरी में नहीं है, विशेष कैटेगरी का मतलब ये हुआ जैसे विडो हो गया, एक्स आर्मी हो गया, यानी जिन्हें आरक्षण का ज्यादा फायदा है, यानी आप नॉर्मल कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC ज्यादा, विशेष कोई और चीज में नहीं है जैसे विकलांग खिलाड़ी और जो, तो देखो कहीं ना कहीं नॉर्मली आपको रिस्क खेलनी पड़ेगी। जैसे पर्सन 120 है, अगर आपने करना शुरू किया हिंदी वगैरह सब, पहला जो राउंड होगा उस पहले राउंड में सिर्फ आपको वही पर्सन करने हैं जिस पर्सन में आप कन्फर्म हो। और आपको पता है कौन सा पर्सन कन्फर्म होता है? कन्फर्म वही होता है कि जैसे ही उसने पर्सन पूछा तराइन का युद्ध कब हुआ, और आपने ऑप्शन देखते ही पहले कहा कि 1151, ऑप्शन देखा ही नहीं आपने, वो तो पर्सन होता है कन्फर्म। और फिर ऑप्शन देखे ऊंधा सूंधा निकालने लाग रहा हो, इसको कन्फर्म नहीं। पहला राउंड चलेगा आपका, पर्सन होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। थोड़ा सा मैं तरीका बता रहा हूं, इसे थोड़ा सा फॉलो कर लें। आप करोगे तो अच्छी बात है, वरना आप जैसे कर रहे हो वैसे भी कर सकते। जैसे आपने प्रश्न किया, पहला प्रश्न किया, ये पहले प्रश्न का उत्तर था 3। अब कुछ ज्ञानी बाबा जिनका क्या करें, कहना वो मानते नहीं है, वो क्या करते हैं, यहां लगा गे इंग उत्तर है 3, ए लगा गे छोड़ देगा। क्यों भाई, क्या करे कोई मुझे, क्यों छोड़ रही है जी? छोड़ने मतलब OMR कौन भरे? बोले OMR सागे ही भरूंगा। अरे तो भाई खड़ो है जो तू सागे काटे को लास्ट, क्यों? क्योंकि इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जैसे इसमें आपको 15% मैथ के भी तो निकालने, क्या पता कोई पर्सन आपकी 10 मिनट भी खा जाए। तो जो कन्फर्म है तो उसमें आपको कुछ चेंजिंग करना ही नहीं है कि इसका उत्तर यही है, अब पहले भरूं या बाद में भरूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप उसी समय OMR लो और भर दो 3 नंबर, वेट करना ही नहीं है। ऐसी गलतियां जिन जिन बच्चों ने की कि सारे उत्तर लगा लिए, बाद में OMR जिन जिन ने भरी, उनको नुकसान ही होता है। क्या होता है कि जब घबराहट होती है, डर किसको लगता है? वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता, क्योंकि भय एक मूल संवेग है। मूल संवेग समझते हो, कभी सिखाया नहीं जाता है कि छोरो हाउ देसी करता है, चिमकनो है, ये सिखाया नहीं जाता। अंधेरे से डरना है, ये सिखाया नहीं जाता कि अंधेरो है देख डर, तू डरना ही एक्टिंग करे। भय एक मूल संवेग है जो हर मनुष्य के अंदर है। जो जिन लोगों का सिलेक्शन होगा ना, पेपर का डर उनको भी लग रहा है, जिनका नहीं होगा उनको भी लग रहा है। क्यों? वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता। और सिचुएशन को अगर जैसे कई बार मान लो कि आपको कहीं स्कूल में डेमो देने जाना है, आपका पहला दिन है, तो आपके अंदर एक घबराहट आ जाती है। मतलब जब तक आप क्लास में नहीं जाते, बार बार पेशाब आने लग रहे हैं, टेंशन हो रही है कि पढ़ाऊंगा, या फिर मान लो आपको किसी सभा में बुलाया गया भाषण देने के लिए, आपको पता है कि मेरी भाषण में बारी आवेगी, तो जब तक आप सभा में बैठे हो, क्या प्रोग्राम चल रहा है आपका ध्यान नहीं। क्यों? आपके दिमाग में वो भाषण चल रहा है कि यार घबरा जाऊंगा कि और बार बार भाषण रिपीट करो। लेकिन जैसे ही आप माइक के ऊपर आए, या जिस क्लास में आपका आज डेमो है एज ए टीचर, जिस क्लास के अंदर आप गए, जब तक आप उस क्लास में नहीं जाते या जब तक भाषण के स्टेज पे नहीं जाते, भय आपको तब तक ही लगता है।
यानी कहते हैं कि जब सिचुएशन को टैकल कर लिया जाए, भय समाप्त हो जाता है। जिस चीज से भय लग रहा था उस चीज का अगर सामना हो जाए तो भय समाप्त हो जाता है। वैसे ही पेपर से पहले एक बीपी हाई लो ऊपर नीचे हो जाती है, स्वाभाविक है, तैयारी करने वाले सबके साथ होता है। उस सिचुएशन का एक ही तरीका है कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए 2-3-4 मिनट तक आप कुछ मत करो, बस पेपर को ऐसे देखते रहो जैसे शाहजहां ताजमहल को देखता था, उसको निहारो, आराम से देखो, 1-2 मिनट का काम होता है। उसके बाद में आपकी बीपी एकदम सही हो जाती है। उस घबराहट में आपने रोल नंबर भर दिए तो लगभग तो गलती भरेंगे, नहीं भरना है। 2-4-5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से, अधिकतम 5 मिनट है, 5 मिनट में आपकी बीपी सही, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको जिस चीज का भय लग रहा था उस भय का आपका सामना हो गया। सामना होती भय खत्म, फिर क्या है, जब तक सामना ना हो भय तब तक है। तो थोड़ा सा पेपर जैसे ही हाथ में आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे घबराहट है, तो 2-3-4 मिनट में आपकी घबराहट मिट जाएगी। इसलिए उस समय थोड़ा देरी रखो, कोई जरूरी नहीं है 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, आराम से बैठे रहो, पेपर को देखते रहो। उस घबराहट में रोल नंबर वगैरह मत भर देना, नहीं आगे होगा गुरुजी मेरे OMR में रोल नंबर गलत हो गया। ये वही है, क्या करना है, पहला प्रश्न आता है कन्फर्म, भरना है, वेट नहीं करना है कि मैं दूसरे राउंड में भरूंगा, नहीं, ये प्रश्न आपको कन्फर्म आ रहा है, भर दिया आपने। उसके बाद मान लो 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भर दिया आपने, ठीक है, कन्फर्म आ रही। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते ही नहीं, करना ही नहीं है, आते ही नहीं। जब आते ही नहीं तो यार क्या रिस्क लोगे तुम उन पर? इसका मतलब सीधे ही लगा दो कि ये 2 नंबर प्रश्न मेरे को आता ही नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि तुक्का मारोगे तो गलत जाएगा। ऐसे करते करते जब आप लास्ट तक पहुंचे 120 तक और सही सही प्रश्न किए, तो मैं आपको देता हूं कि आपके 70 या 80 से ज्यादा नहीं हो सकते पहले राउंड में, कि आप मुझे सही सही करने और आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 60-70 तक पहुंचोगे। अब एक चीज तो आपके समझ में आ गई, इतना ही पहुंच पाओगे सही सही में। लेकिन करना क्या है कि यह प्रश्न मेरे को नहीं करना। 3 नंबर प्रश्न में आप 2 ऑप्शन में आ गए थे, उस प्रश्न को आपको ऐसे लगाना है। ऐसे लगाने का मतलब मैं एक बार इसको छोड़ रहा हूं, मैं 2 ऑप्शनों पे आया हुआ हूं कि इन दोनों में से कोई एक उतरे, तो इसको इस तरीके से लगा के छोड़ना कि मैं इसको दूसरे राउंड में करूंगा या करने की सोचूंगा, पहले ये देख लेता हूं कि मेरे सही कितने। अब इस बात का आपको पता चल गया कि पेपर ठीक ठाक है, लेकिन कितना ही ठीक ठाक हो, 70-80 में सिलेक्शन तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति हो अगर जिसे विशेष आरक्षण का फायदा नहीं है, तो जितने आ रहे हैं उतने करने से सिलेक्शन नहीं हो सकता। रिस्क उठानी पड़ेगी। वो रिस्क अब उठानी है, किन प्रश्नों में उठानी है वो बता रहा हूं। पहले राउंड में आपने कर दी कि 70 से 80 हुए कि यार पेपर थोड़ा इजी सा है और 70-80 से मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब आओ दूसरा राउंड। उस दूसरे राउंड में वही प्रश्न करने जिनको आपने ये लगाए, कम से कम ऐसे 30 प्रश्न होंगे। क्योंकि 70, अगर आपने 70 कन्फर्म किया ना, एकदम कन्फर्म कर दिया आपने 70 पूरा कन्फर्म, मैं दावा ठोकता हूं 5 गलत होंगे इसमें, चाहे आपने कितने ही सही कर दिए होंगे। और नेगेटिव करोगे, 1/3 करे तो कितने कट गए, 7-8, यानी कितने गलत हो गए, लगभग 7 और नीचे आ गए ना। इसका मतलब सही सही वालों में भी गलत होंगे। आदमी सही सही करके सोच के आता है, जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है उसके मन में होती है 120 में 100 सही है, फिर थोड़ा 12 आगे गाड़ी में बैठी हो, 2-4 मिलाया, बोलो वो गलत हो गया, कोई नहीं तो एक ही तो गलत है, थोड़ी देर गाड़ी और चाली, अच्छा दो, कोई नहीं तो 5 और गलत मान लियो, यहाँ करते वो नीचे आओगे, घरे पहुंचाओगे तब 10 से 15 गलत हो जाए। लेकिन अभी तक बंदे की कॉन्फिडेंस है कि 5-10 ही तो गलत है, सिलेक्शन तो है ही। फिर मास्टर जी बताई कि बताते हैं हवा निकल गई, क्यों? क्योंकि इतना 20 से गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन, अगर आप 30 प्रश्नों में मान लो 2 ऑप्शन पे आई, मैं क्यों बोल रहा हूं कि रिस्क उठाना, क्योंकि सही सही करके उतने से काम नहीं चलने वाला है। आप थोड़ा सा सिलेक्शन के लायक और थोड़ा आपका IQ है तो आपको पता चल जाता है कि इस पेपर की मेरिट लगभग ये रहेगी। टफ पेपर है तो नीची रहनी है, इजी पेपर है तो ऊंची रहनी है। लेकिन फिर भी जितना आप सही सही कर रहे हो उससे काम क्या चल सकता है क्या? और मान लो 120 में से आप सही सही कर दिए, आपने 110 या 100 कर दिए, तो आप मान सकते हो यार कि मैं नजदीक हूं, क्योंकि 100 किए तो 10 गलत हो जाएंगे। वैसे करते करते 85 पे आ गए आप, जो 2 ऑप्शन पे किए। क्योंकि रिस्क कहां किस्मत काम करती है पता है। मान लो कि आप 2 ऑप्शन पे थे 30 प्रश्नों, यहां आपने गेम खेला कि 2 ऑप्शन हो तो मैं करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे प्रश्न कम है, मेरिट कहीं ना कहीं इतनी मेरिट तो नहीं रहनी चाहिए। तो मान लो आपने 30 प्रश्नों में रिस्क खेला, जिसमें से 15 सही हो गए, 15 गलत हो गए। भाई 2 ऑप्शनों में हो तो मैं ये तो मानता हूं कि उसमें 50% तो सही होंगे, 50 गलत होंगे। अब बताओ, मान लो कि 30 पे आपने रिस्क खेली, 15 सही में, तो भी आप प्लस में हो, तो भी नेगेटिव काट के आप बचत में ही रहे हो। लेकिन यहां किस्मत काम करती कि 30 में आपने तुक्के लगाए जिनके 2 ऑप्शन थे और उनमें से आपके 25 सही हो गए। ये तभी होते हैं जब तैयारी की हुई होती, ऐसे नहीं होंगे। जिसकी तैयारी है वो 2 प्रश्नों में तुक्का मारेगा, सही जाएगा। अब भाई साहब तैयारी है नहीं,
फिर चाहे 2% पे तुक्का मारो, चाहे 3 पे मारो, चाहे न मारो, उसका क्या मतलब, 120 में 120 करके आएगा। बाहर आते जो बोलता है ना 110 करिए, मतलब भाई की तैयारी नहीं थी, ठोकिया जीता ठोकिया नहीं। बस ये 2 ऑप्शन वालों पे आपकी किस्मत डिपेंड करती है। इनमें अगर आपके सही हो गए ज्यादा तो आप अंदर हो, इनमें गलत ज्यादा हो गए तो आप बाहर हो। लेकिन जितना क्वेश्चन आए रेली में उतने करने से काम, भले आपको पेपर का थोड़ा बहुत अनुभव, तो आप इस चीज को जानते हो, रिस्क खेलना पड़ेगा, ये गेम है। मान ली कि पोस्ट ज्यादा है, लेकिन थारे बराबर में वह जगह फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड आर, वह RS वह SI, वैसे थारे बराबर में बैठे। आज ही क्लास में पूछे वो कौन कौन पेपर दे गया हो, और भी 2 या 3 ही हाथ नीचा, वो वही लोग थे जो अभी अभी 12वीं करके आए, फॉर्म भर नहीं पाए थे। बाकी सब पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ सबको नहीं आता। कोई इंग्लिश में कमजोर है, कोई मैथ में कमजोर है, कोई हिंदी में कमजोर है, कोई जीके में कमजोर है। सारा ऑल ओवर तो सबको आने से रहा। मान लो किसी ने SSC की तैयारी की तो उसका राजस्थान जीके कमजोर है, लेकिन फिर भी धैर्य से पेपर करना है। अगर इस पेपर में आपके नुकसान ये होगा, ये इस पेपर को आप 4th ग्रेड मत समझो, इस पेपर को RS प्री समझो। मैं बोल रहा हूं कि RS प्री देने जा रहे हो आप, आपको बोलना ही क्यों है, आपको बोलना ही क्यों है कि मैं 4th ग्रेड का पेपर देना, RS प्री देने जा रहा हूं। और इस प्री में 53,000 लोग पास हो। मैन का बाद में देखेंगे, जब भी होगा देखेंगे। अगर आप 53,000 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अंदर से टूट जाओगे यार, 53,000 में नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन चला जाएगा। इसीलिए इसको नॉर्मल न ले कि यही है 4th ग्रेड में तो यही देन उठियो, क्यों उठियो देने, यही देन गए तेरा कौन नहीं हो तो कमी है तेरे अंदर। और आपकी गार्जियनों को भी इस बात का पता चलेगा कि बंदा जब 53,000 में सिलेक्ट नहीं हो रहा है और मैं सोचूं कि मेरो छोरो RS लागू। अब वो उदाहरण मुझे मत देना कि कांस्टेबल में नहीं हुआ था IPS बन गया, ऐसे गिने चुने ही उदाहरण है, अंगुलियों पे गिनने लायक ही उदाहरण है ऐसे। तो उन उदाहरणों से मोटिवेशन और जीवन नहीं चलता, उन उदाहरणों से प्रैक्टिकली चीजें असंभव होती है। जिनका कांस्टेबल बने, जो IPS बने, ऐसे 2 या 4 ही लोग हैं, बाकी नहीं है। बाकी लोगों का सपने थे, उन्होंने तैयारी की, पहले कहीं ना कहीं नौकरी लगे, फिर उन्होंने IAS RS की तैयारी की। तो कॉन्फिडेंस डाउन आ जाएगा। पेपर को सीरियस होकर करना है, RS प्री मान के करना है कि मेरा RS प्री है। आंसी क्या मोय मोय, हाँ मोय मोय हो जाओ। तो आज का जो मैंने टॉपिक दिए थे वो अभी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। अब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा।